मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है कि यदि गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन -1.38 है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? आभासी, सीधा और छोटा, दूसरा है आभासी, सीधा और बड़ा, तीसरा है वास्तविक, उल्टा और बड़ा, चौथा है वास्तविक, उल्टा और छोटा। अब आप कहेंगे कि गुरुजी इसका सही आंसर क्या होगा? और मुझे मालूम है कि बहुत सारे छात्र यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी टॉपिक से पूछे गए सवाल को सटीकता से सॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मूल मंत्र है कि उस टॉपिक का जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमेशा आपके माइंड में चलते रहना चाहिए। अब चलते रहने का मतलब क्या हुआ कि गुरुजी जब भी हम कोई काम करेंगे चलते रहेगा, पागल हो जाएंगे चिल्ला। कहने का मतलब यह है कि जब भी आपको सर आवर्धन से संबंधित यहां पे सवाल मिला है तो आपके मन में आवर्धन की जो पूरी कहानी है वो मालूम होनी चाहिए। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी एक तो इस क्वेश्चन में आवर्धन की बात की गई है और दूसरा हमारे सुविधा के लिए गोलीय दर्पण की भी बात की गई है। तो आप ये बताओ कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? आप सभी कहेंगे गुरुजी हम सबों को मालूम है कि जो स्फेरिकल मिरर है वो दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है अवतल दर्पण और दूसरा हमारा क्या होता है, आप सभी कहते हैं उत्तल दर्पण। अवतल और उत्तल दर्पण आप सबों को मालूम है कि अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, वो क्या होगा? आप सभी कहेंगे बड़ा भी होगा, साथ में क्या होगा सर, वास्तविक होगा, और क्या होगा आप कहेंगे उल्टा होगा। और साथ ही मेरे मित्र अवतल दर्पण के द्वारा आप कहते हो कि गुरुजी छोटा प्रतिबिंब भी बनता है, साथ में काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है, और क्या होता है सर, प्रतिबिंब सीधा भी बनता है। जबकि उत्तल दर्पण के द्वारा हमेशा आपको कैसा प्रतिबिंब मिलता है, इसके द्वारा जो इमेज मिलता है वो हमेशा कैसा होता है, आप सभी कहते हैं छोटा, आभासी, बोले तो काल्पनिक और सीधा होता है। तो मेरे मित्र आप सभी को जब ये चीज मालूम है तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हमको ये भी मालूम है कि जो स्फेरिकल मिरर होता है उसके लिए जो मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन है वो -v/u के बराबर होता है। अच्छा, ये आवर्धन क्या है? तो आप कहेंगे गुरुजी प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है इस बात की जानकारी हमें किससे मिलती है सर? इसी फॉर्मूला से मिलती है, यानी कि m = -v/u से। आवर्धन का मतलब ही होता है आवर्धित होना। आवर्धन का मतलब क्या होता है? आवर्धित होना। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी अवतल दर्पण के लिए जो मैग्निफिकेशन का मान होता है, और उसमें भी किसके लिए सर? बड़ा, वास्तविक, उल्टा। बड़ा, वास्तविक और उल्टा। ध्यान दीजिएगा कि प्रतिबिंब आपका वास्तविक भी बनेगा तो भी आपका छोटा बन सकता है, यानी कि बड़ा, छोटा, वास्तविक, उल्टा, छोटा। और यहां पे जो मैंने छोटा लिख दिया है ये होगा यहां पे बड़ा, यानी कि अवतल दर्पण एक केस में आपका क्या करता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो बड़ा, काल्पनिक और सीधा। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखना होगा कि प्रायः अवतल दर्पण के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनाई जाती है, और आप सभी कहेंगे कि यह संभव है कि वस्तु से बड़ा या छोटा प्रतिबिंब हमें देखने को मिलेगा। अब कोई भी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है या छोटा है, इस बात की जानकारी हमें किससे पता चलेगी? आप कहेंगे आवर्धन से। आप में से बहुत सारे छात्र कहेंगे गुरुजी कैसे पता चलेगी? मेरे मित्र आप सभी यहां पे देख रहे हो कि ये m = -v/u है। तो अगर v और u का मान सेम हो जाए तो आप क्या कहिएगा? m का वैल्यू 1 आएगा। अगर v और u का मान सेम हो जाए तो सर जो हमारा प्रतिबिंब का आवर्धन होगा वो क्या होगा? 1 होगा। अब आप सबों को मालूम है कि गुरुजी आवर्धन जो है वो hi/ho के बराबर भी होता है। hi/ho के बराबर भी होता है। तो मेरे मित्र अगर hi और ho का वैल्यू समान हो जाए तो आप कहेंगे आवर्धन 1 हो जाएगा। लेकिन क्या कहिएगा कि गुरुजी अवतल दर्पण के केस में अगर प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है और वास्तविक और उल्टा है तो जो आवर्धन का मान होगा वो हमेशा क्या होगा? आप कहेंगे बड़ा बन रहा है तो 1 से ज्यादा होगा। क्या होगा? 1 से ज्यादा होगा। और छोटा बन रहा है तो आप कहेंगे 1 से कम होगा। संभव है ये।
और मेरे मित्र अवतल दर्पण से जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो आप क्या कहेंगे कि सर इसके लिए जो आवर्धन का मान होगा वो -1 होगा वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, और काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान क्या होगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी निगेटिव होगा। यहां पे ये -1 नहीं लिखेंगे, सिंपल आप लिखेंगे कि आवर्धन का मान जो है वो ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा। किसके लिए? वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। और काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान आप सभी याद रखेंगे पॉजिटिव होगा। और मेरे मित्र उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन का मान क्या होगा? आप कहेंगे पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसके द्वारा भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो आप ये बताओ कि क्वेश्चन आपसे ये है कि यदि गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन -1.38 है, तो आप कहिए गुरुजी एक तो माइनस साइन यहां पे लगा हुआ है, और माइनस साइन है तो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब हमारा क्या है? वास्तविक है। और वैल्यू 1 से ज्यादा है तो प्रतिबिंब हमारा क्या है? बड़ा है। और गुरुजी अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो कैसा बनेगा? उल्टा। तो आप बता दो सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी वास्तविक, उल्टा और बड़ा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर आपको यह मालूम है तो इसमें आपको कोई भी सर हड़बड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ध्यान देना कि अगर यहीं पे प्रतिबिंब का वैल्यू आपको सिर्फ और सिर्फ 1.38 दिया हुआ रहता, जो प्रतिबिंब का आवर्धन है उसका वैल्यू 1.38 दिया हुआ रहता, तब आपका ऑप्शन क्या हो जाता? आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी 1.38 है वैल्यू, तो कहीं ना कहीं प्रतिबिंब जो है वो बड़ा बन रहा है, और चूंकि पॉजिटिव है तो आप कहेंगे प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, और प्रतिबिंब काल्पनिक है तो सीधा होगा। तो अगर सिर्फ 1.38 रहता हमारे ऑप्शन में, तब हमारा सही आंसर आभासी, सीधा और बड़ा हो जाता। क्या होता है सर? ऑप्शन नंबर बी हो जाता। कब? जब सर पॉजिटिव में रहता वैल्यू तब। हमेशा याद रखिएगा कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका आवर्धन का मान क्या होता है? सर 1 होता है। क्यों? क्योंकि समतल दर्पण में आप सभी कहते हैं कि प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी बराबर होती है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट m = v/u। और सेम अगर वैल्यू है तो कट के तो गुरुजी एक ही आएगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर वैल्यू आवर्धन का 1 से ज्यादा है तो आप क्या कहेंगे? प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। 1 से कम है, प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही लल्लू सा सवाल कि आपसे पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। इस तथ्य का तात्पर्य यह है कि चुंबकीय क्षेत्र हमेशा क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर 2 मान होते हैं? नहीं मेरे मित्र, 2 मान तो नहीं होंगे। क्या होता है? तो सर क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर एक यूनिक वैल्यू होता है, 2 मान नहीं होता है। और मेरे मित्र जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये क्या है? इसमें कहा जा रहा है कि क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एक अद्वितीय मान होता है। तीसरे में है कि क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एकाधिक मान होता है। एक से अधिक मान तो हो ही नहीं सकता, किसी भी बिंदु पर 3 मान होते हैं, ये भी संभव नहीं है। अब बहुत सारे छात्रों के माइंड में ये आ रहा है कि गुरुजी ये ऐसे कैसे हो गया? मेरे भाई पहले तो आप यहाँ पे इस डायग्राम को फॉलो कर लीजिए। मान लीजिए कि ये आपका कोई चुंबक है जिसका नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है। क्या कहोगे कि गुरुजी ये चुंबक है तो इसके उत्तरी ध्रुव से क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही होगी। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्या करती है? सर इंटरसेक्ट नहीं करती है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये क्या है? तो सर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में जा रहा है। कहां से? सर चुंबक के बाहर से। और ये जब चुंबकीय क्षेत्र रेखा है उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव में जा रहा है, तो मेरे भाई आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, एक दूसरे को काट नहीं सकता है। अगर कहीं पे भी काट दिया तो सर 2 वैल्यू होगा, जो कि संभव ही नहीं है कि सर यहां से निकल रही चुंबकीय क्षेत्र रेखा है आपको 2 मान को शो करे। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक बिंदु पर इसका जो वैल्यू है वो यूनिक है। आप कहेंगे बिल्कुल। और यही आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। इस तथ्य का तात्पर्य यह है कि चुंबकीय क्षेत्र के हमेशा क्षेत्र के किसी बिंदु पर 2 मान होते हैं। आप कहेंगे कभी नहीं, क्षेत्र के किसी बिंदु पर 1 मान होते हैं। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब मेरे मित्र याद रखिएगा कि आप सभी देख रहे हो कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है आपका वो ध्रुव के पास क्या है? आपको सर ज्यादा घना दिख रहा है। तो याद रखेंगे कि यहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? आप सभी याद रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ज्यादा होगी। और चला आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है
कि चुंबक के ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की तीव्रता आप सभी कहेंगे सर मैक्सिमम होती है, यानी कि ज्यादा होती है। जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ध्रुव से दूर जाते जाती है, उसकी जो तीव्रता होती है वो घटती चली जाती है। और मेरे मित्र याद रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो बाहर से इसकी डायरेक्शन होती है वो क्या होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखा की, आप सभी याद रखेंगे सर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है, यानी कि उसका ओरिजिन पॉइंट क्या है सर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। अब अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की बात हम अंदर से करेंगे तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, बाहर से क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी बाहर से जो रेखा आएगी वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएगी। लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र के चुंबक के अंदर की क्षेत्र रेखा होगी, चुंबक की अंदर की जो क्षेत्र रेखा होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी चला, आप सभी याद रखेंगे इसकी डायरेक्शन S2N होगी, बोले तो साउथ टू नॉर्थ होगी। किसकी कैसे होगी सर, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। तो यह भी याद रखना जरूरी है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा बाहर से आप कहेंगे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर डायरेक्शन होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा अंदर से तो आप कहेंगे दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होगी। मेरे समझ से क्लियर हो पाया होगा। अगला सवाल देख लीजिए, बहुत ही सरल सा कि भारत में आपूर्ति की जाने वाली सामान्य घरेलू विद्युत को इसमें से किसके द्वारा दर्शाया जाता है। आप सबों को मालूम है कि लगभग आप जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लेते हैं उसमें जो रेटिंग होता है वो कितना होता है 220 वोल्ट। और मेरे मित्र जो हमारे घरों में विद्युत ऊर्जा जिस फ्रीक्वेंसी पे दौड़ रही होती है वो कितना होता है 50 हर्ट्ज। तो हमें नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई कंसेप्ट की जरूरत होगी। आप सभी कहेंगे गुरुजी क्वेश्चन को देखते ही हम लोग आंसर समझ गए थे कि 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमेशा ये ध्यान में रखिएगा, ये सवाल अकेले भी पूछा जा सकता है आपसे कि भारत के घरों में निम्नलिखित में से किस आवृत्ति पर विद्युत धारा दौड़ रही होती है। आप सभी कहेंगे 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर विद्युत धारा दौड़ रही होती है। नेक्स्ट देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही सरल सा सवाल कि दी गई अभिक्रिया के लिए सही संतुलित रासायनिक समीकरण का चयन कीजिए। मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और 2MgO। मेरे मित्र बहुत ही सरल सा सवाल है। आप कहोगे गुरुजी कैसे, तो ये चीज मैंने आपको कई बार बताया है, इवन अपने कोर्सेज में यूट्यूब पे कई बार मैंने आपको बताया है कि जब भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और आपके क्वेश्चन में हिंट में दे दिया गया है कि गुरुजी ये Mg प्लस क्या है O2 है, अभिक्रिया करके क्या कर रहा है 2MgO बना रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे मैग्नीशियम के 2 परमाणु है और ऑक्सीजन की 1 परमाणु है। हीट एंड ट्रायल मेथड से अगर हम आएंगे तो इधर हमें 2 लगाना होगा, और जब 2 इधर लगा दिए तो 2 मैग्नीशियम इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 मैग्नीशियम इधर, 2 ऑक्सीजन इधर। ये क्या हो गया, आप कहेंगे संतुलित। क्या हो गया, संतुलित। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण का चयन कीजिए, तो आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2Mg प्लस O2 रिएक्टेड टुगेदर टू फॉर्म 2MgO। याद रखिएगा कि इसमें 2 अभिकारक अभिक्रिया करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये ऑल्सो किसका एग्जाम्पल है, आप कहेंगे सर संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब सवाल तो ये भी पूछा जा सकता है चला कि हम लोग किसी भी समीकरण को संतुलित ही क्यों करते हैं। तो आप सभी याद रखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किसके लिए जरूरी है, तो आप सभी याद रखेंगे द्रव्यमान संरक्षण नियम के पालन करने हेतु, द्रव्यमान संरक्षण नियम के पालन करने हेतु सर जो आपका रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित करना आवश्यक है। सवाल यह भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से कंकाली रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है, तो याद रखना चला कंकाली रासायनिक समीकरण जो है वो असंतुलित समीकरण को कहा जाता है। असंतुलित समीकरण को क्या कहा जाता है, आप सभी याद रखेंगे कंकाली समीकरण कहा जाता है। जरूरी है, अगर एग्जाम में मिल जाए तो ठोक देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कि लाल पत्ता गोभी एक प्राकृतिक सूचक हो तो अम्ल या क्षार के साथ मिश्रित होने पर अलग रंग उत्पन्न करता है। इसे किसी क्षारीय विलयन, या इसे किसी क्षारीय विलयन के साथ मिलाए जाने पर परिवर्तित रंग की पहचान कीजिए। बहुत ही सरल सा सवाल पूछा जा रहा है लाल पत्ता गोभी के बारे में। किसके बारे में चला, लाल पत्ता गोभी के बारे में। देखे हो कि नहीं देखे हो, पटना आसपास में जो होगा वो तो देख ही लिया होगा, या जो कहीं सब्जी उब्जी जिनके इधर ज्यादा हो रहा होगा वो जरूर देखे होंगे। अमूमन
आम छात्र तो नहीं देख पाए होंगे जो गांव वगैरह में होंगे। रेड कैबेज की बात की जा रही है सर, लाल पत्ता गोभी। आपको मेरे मित्र ये हमेशा ध्यान में रखना होगा कि जो आपके क्वेश्चन में बात करी गई है अम्ल और क्षार की, किसकी बात की गई है? अम्ल और क्षार की, और उसमें भी यहां पे सूचक लगा हुआ है, तो आप सभी समझ आना कि ये पूरा टॉपिक ही हमारा अम्ल क्षार सूचक का है, एसिड बेस इंडिकेटर का है। आप सभी समझ रहे हैं एसिड बेस इंडिकेटर हम लोग उसे कह रहे हैं जो अम्ल और क्षार के साथ अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं। अच्छा सर इतना स्टैंडर्ड भाषा नहीं समझ में आ रहा है। लिटमस का तो नाम सभी सुने होंगे, लिटमस पेपर, आप कहेंगे बिल्कुल। लिटमस पेपर का क्या काम होता है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी लिटमस पेपर जो है उसमें भी उसको बनाया जाता है लाल लिटमस और नीला लिटमस, और हम लोग कहते हैं नीला लिटमस अम्ल के साथ लाल हो जाता है, जबकि लाल लिटमस जो है वो क्षार के साथ क्या हो जाता है? आप कहते हैं नीला हो जाता है। तो मेरे मित्र आपको यह ध्यान में रखना होगा कि जब भी हम एसिड बेस इंडिकेटर की बात करते हैं तो अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल या क्षार के साथ अपना अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं। मेनली दे आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक। बात अगर हम लोग कर ले नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर की, तो आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि लाल पत्ता गोभी के अलावे अगर हम लोग बात करते हैं हल्दी की, तो मेरे मित्र ये आपका क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। याद रखिए अगर हम बात करते हैं लिटमस की, तो आप कहेंगे गुरुजी नेचुरल इंडिकेटर है। अगर हम लोग बात करते हैं जिरेनियम, जिरेनियम एवं पिटूनिया, जिरेनियम एवं पिटूनिया फूल के पत्ती की, तो आप सभी याद रखेंगे कि ये भी क्या है? क्या कहिएगा गुरुजी? नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर। क्या है चला? नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर, नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर। अब इसमें से तो बहुत सारी चीजें कॉमन है, जैसे लिटमस वाला तो सबको याद होगा कि लिटमस पेपर जो आपका लिटमस पेपर है, नीला लिटमस पेपर लाल होगा एसिड के साथ, और लाल लिटमस नीला हो जाएगा बेस के साथ। इसी तरीके से ये जो लाल पत्ता गोभी है, ये जो लाल पत्ता गोभी है, ये अम्ल के साथ कैसा हो जाता है? अम्ल के साथ कैसा हो जाता है? तो आप सभी ध्यान में रखना कि ये अम्ल के साथ जो है लाल भूरा हो जाता है। कैसा? लाल भूरा हो जाता है। और मेरे मित्र ये पत्ता गोभी आपका, लाल पत्ता गोभी क्षार के साथ जो है वो कैसा हो जाता है? तो आप सभी याद रखेंगे ये क्षार के साथ आपका हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। अब मेरे मित्र इसी तरीके से अगर हम बात करें हल्दी की, तो आप सबों ने जनरली इसका यूज देखा होगा कि सर किसी को पैर में मोच वगैरह लगा आ जाता है तो उसको क्या किया जाता है? हल्दी चूना मिला के दिया जाता है, हल्दी चूना मिला के दिया जाता है। अब हल्दी जो है मेरे मित्र वो आपका एक नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर है। क्या है? नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर है। और मेरे मित्र जैसे ही आप इसको चूना के साथ मिलाते हो, आप क्या पाते हो कि गुरुजी गहरा लाल भूरा रंग हो जाता है। और मेरे मित्र जब आप उस पर नींबू निचोड़ देते हो तो आप कहते हो गुरुजी वो पीला हो जाता है। तो सिंपल लॉजिक है कि हल्दी भी आपका क्या कर रहा है? आप सभी कहेंगे एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में कार्य कर रहा है। और लाल पत्ता गोभी भी एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में कार्य कर रहा है। मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि इसी तरीके से जिरेनियम और पिटूनिया के फूल के पत्ती भी क्या करते हैं? अम्ल और क्षार के साथ अपना अलग अलग रंग बदलते हैं। सवाल आपसे यह करा जा रहा है कि लाल पत्ता गोभी एक प्राकृतिक सूचक हो तो अम्ल या क्षार के साथ मिश्रित होने पर अलग रंग उत्पन्न करता है। बिल्कुल सही है। इसे किसी क्षारीय विलयन के साथ मिलाए जाने पर परिवर्तित रंग की पहचान कीजिए। क्या कहिएगा कि गुरुजी क्षार के साथ तो ये हरा रंग देता है, और यहां पे अगर हम हरे रंग की बात करेंगे तो आप कहेंगे लाल भूरा दिया हुआ है, नारंगी दिया हुआ है, फीका गुलाबी दिया हुआ है। क्या होगा गुरुजी? हरा यहां पे दिया हुआ है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थोड़ा सा यहां पे सर आप ऑप्शन को सुधार लेंगे, ऑप्शन को सुधार लेंगे। ये जो अम्ल के साथ मैंने लाल भूरा कह दिया है ना, ये होगा लाल बैगनी, लाल बैगनी, ये याद रखिएगा। लाल बैगनी अम्ल के साथ, भूरा नहीं होगा। ठीक, भूरा नहीं होगा। और ध्यान देंगे कि
ये लाल पत्ता गोभी क्षार के साथ कैसा करेगा सर, हरा रंग प्रदर्शित करेगा। तो यहां पे कहीं पे सर हरा रंग नहीं है, हरा रंग इसके साथ है, तो हम बिल्कुल इसको टिक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे गुरुजी आपने नीला नहीं बताया, तो मेरे मित्र सिर्फ और सिर्फ अम्ल के लिए इसका ये लाल बैंगनी लिखा जाता है। अब क्षार के लिए भी आपको बरगलाने के लिए सर रेलवे ने क्या करा, नीला हरा दे दिया। अगर आपको मालूम है कि सर इसके द्वारा हरा रंग प्रदर्शित होता है, तो मेरे मित्र आपके ऑप्शन में हरा वाला ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है। तो हमें नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही सरल सा सवाल कि समजातीय श्रेणी के दो क्रमिक सदस्यों के आणविक द्रव्यमान में कितना का अंतर होता है। आप सभी कहेंगे गुरुजी 14 यूनिट का अंतर होता है, कोई लाग लपेटा नहीं। नेक्स्ट देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि 30 ओम प्रतिरोध वाले एक इलेक्ट्रिक लैंप और 6 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। है ना, देखो चला 30 ओम प्रतिरोध वाला एक इलेक्ट्रिक लैंप है और उसके साथ में एगो सर बिजली का चालक भी जुड़ा हुआ है। तो मान लो लैंप आपका यहां है और ये जो लैंप है इसका रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है सर, लैंप का रेसिस्टेंस दिया हुआ है 30 ओम, और जो आपका चालक का प्रतिरोध है वो कितना है, तो सर ये दिया हुआ है हमारा 6 ओम, 6 ओम, ठीक है। और 6 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक को 6 वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ा जा रहा है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी इसको इस तरीके से जोड़ा जा रहा है, तो मेरे भाई आप ये बता दो कि दोनों का कुल प्रतिरोध क्या होगा। आप कहिएगा गुरुजी तो दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, इसलिए RS इक्वल टू R1 प्लस R2 लिखेंगे और RS इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहिएगा 6 प्लस 30 बोले तो 36 ओम। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही सरल सा सवाल कि जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक उद्योग निर्यात के साथ साथ मार्केटिंग के लिए भी एक नया उद्योग है। जैव निम्नीकरण प्लास्टिक मतलब वैसा प्लास्टिक जो मेरे मित्र आपका बायोडिग्रेडेबल हो। अब ध्यान दीजिएगा कि बायोडिग्रेडेबल तो है, लेकिन इसके लिए सर सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये सर हमें अपने से करना पड़ता है, स्वतः नहीं होगा, मतलब कंपोस्ट नहीं हो सकता। फिर कह रहा है कि इस प्लास्टिक के कुछ लाभ का उल्लेख नीचे किया गया है, कौन सा विकल्प इसका एक लाभ है। अब जो जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक उद्योग है, मतलब ये जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक उद्योग वैसे मतलब उद्योग हैं जहां पे वैसी चीजें बनाई जाती है जो बायोडिग्रेडेबल हो। तो कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा एक लाभ नहीं है, तो पहला ऑप्शन है कि कम ग्रीन हाउस उत्सर्जन। मेरे मित्र बिल्कुल सही है, ये लाभ है। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक उद्योग चल रहा है, इससे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उससे सर ग्रीन हाउस गैसेस कम उत्सर्जित हो रहे हैं, ये हमारे पर्यावरण के लिए उपयोगी है। पुनर्चक्रण में सर आसानी होती है, रिसाइकल करने में आसानी होती है, ये बात भी सही है। कंपोस्ट नहीं किया जा सकता मेरे मित्र, ये इसका एक लाभ नहीं है सर, ये इसका कह सकते हो कि डिफेक्ट है। जबकि आगे कहा रहा है कि निर्माण के लिए कम ऊर्जा की खपत होती है, ये भी जरूरी है। तो आप सभी कहेंगे राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि दी गई अभिक्रिया में ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ का चयन कीजिए। इससे हल्का सवाल और कुछ हो सकता है, क्या कहिएगा कि गुरुजी Fe के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है और Fe2O3 बना रहा है। तो हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि Fe के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, मतलब हमारा Fe ऑक्सीकृत हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वस्तु को +5 डायोप्टर की क्षमता वाले लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। वस्तु के प्रतिबिंब का व्यास कितना होगा। क्या मेरे मित्र नहीं बनेगा ये? आप सभी कहेंगे गुरुजी आसानी से बनेगा। हमारे क्वेश्चन में जो क्षमता दी हुई है सर लेंस की वो कितनी है, +5 डायोप्टर, और जो वस्तु है उसका व्यास कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन HO कितना है, 6 सेंटीमीटर, साथ में P कितना है सर जी, +5 डायोप्टर, और मेरे मित्र जो वस्तु दूरी है वो कितनी है, तो लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे -10 सेंटीमीटर। मेरे भाई आपसे पूछा जा रहा है कि वस्तु के प्रतिबिंब का व्यास HI इक्वल टू व्हाट। क्या कहोगे, आप कहोगे कि गुरुजी हम सबों को मालूम है कि M इक्वल टू लेंस के लिए V/U होता है और ये HI/HO के बराबर होता है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे क्वेश्चन में तो हमें U दिया हुआ है और ये HO भी दिया हुआ है। अगर हमको किसी भी तरीका से सर V पता चल जाए तो V/U इक्वल टू HI/HO से हम निकाल सकते हैं। बिल्कुल, तरीका तो यही है।
लेकिन आप कहेंगे कि गुरुजी सिर्फ और सिर्फ u दिया हुआ है तो हम इससे v कैसे निकालेंगे। मेरे भाई यहाँ पे p दे रखा है, आप सबों को मालूम है कि लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या कहोगे कि गुरुजी लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, ये 1/5, और आप कहेंगे कि गुरुजी ये 5f इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहिएगा 1, और मेरे भाई f इक्वल टू 1/5, और कहिएगा कि गुरुजी ये 0.2 मीटर हो गया। अब इसी को अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आप कहिएगा 20 सेंटीमीटर। तो आपको आपके क्वेश्चन से फोकस दूरी मिल गया, वस्तु दूरी मिल गया, क्या प्रतिबिंब दूरी आपसे ना निकलेगा। आप कहेंगे गुरुजी झट से निकाल देंगे, क्या कहिएगा कि यहां पे लेंस सूत्र लगाएंगे, क्या है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्या कहोगे कि गुरुजी 1/, अब यहां पे हमारा फोकस दूरी क्या है, आप कहेगा पावर जब प्लस में है तो फोकस दूरी हमारा प्लस में होगा, तो 1/20 इक्वल टू 1/v निकालना है, माइनस u कितना है सर जी 1/-10। इसको अगर हम 1/v तो माइनस माइनस प्लस 1/10 हो जाएगा। अब 1/20 माइनस 1/10 इक्वल टू 1/v लिख सकते हैं। 10 और 20 का एलसीएम आप कहेंगे गुरुजी 20 हो जाएगा, 20 से कम 20, 10 दूना 20, 1/v। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा हमारा माइनस 1/20 इक्वल टू 1/v, और v इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर। कितना, माइनस 20 सेंटीमीटर। क्या अब मेरे मित्र आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब का व्यास क्या होगा, वो ना निकलेगा। क्या कहिएगा कि गुरुजी चूंकि m इक्वल टू होता है लेंस के लिए v/u इक्वल टू hi/ho, तो हमारा v का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर, v माइनस 20 सेंटीमीटर है, u कितना दिया हुआ है गुरुजी -10, और hi हमें निकालना है, ho कितना है हमारा सर जी 6, ये क्या होगा सर 10 दूना 20, ये माइनस और माइनस कैंसिल, hi इक्वल टू कितना हो गया, आप कहिएगा गुरुजी 12 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ 12 सेंटीमीटर। तो मेरे भाई देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या कोई दिक्कत है इसमें, तरीका यही है। अब याद रखिएगा कि अगर आप एग्जाम से पहले ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किए हुए रहते हैं तो ये चीजें आपको वहां पे आसान बना देती है, कैलकुलेशन को भी, और आपको समय भी थोड़ा कम लगता है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल का आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 11 कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान दिया गया था, यही बात नहीं है सही। मेंडलीव अपने आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान दे ही नहीं पाए, और फिर मेंडलीव के आवर्त सारणी से प्रेरित होकर के जब मोसले ने बनाया तो उन्होंने भी नहीं दे पाया, लेकिन बाद में अपने आवर्त सारणी को ठीक करने के लिए उन्होंने हाइड्रोजन को पहले स्थान पर रख दिया। और इसीलिए हम लोग अभी तक याद करते रहते हैं कि वैसा अधातु जो धातुओं के समूह के साथ रखा हुआ आप कहते हैं हाइड्रोजन। तो मेंडलीव इसका जगह फिक्स नहीं कर पाया था, लेकिन मोसले साहब ने क्या किया सर, इसको वर्ग 1 और पहले आवर्त में जगह दे दिया। तो जो सवाल करा जा रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, पहला ही ऑप्शन आपका सही नहीं है। दूसरा है कि उस समय तक उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी, बिल्कुल सही है। मेंडलीव ने जब अपना आवर्त सारणी बनाया था तो उस वक्त उन्होंने अपने आवर्त सारणी में टोटल 8 वर्ग ही ऐड किए थे, लेकिन बाद में जब उत्कृष्ट गैस की खोज हुई तो उन्होंने क्या कर दिया, एक और वर्ग जोड़ दिया, तब जाके क्या हो गया सर, उसमें वर्गों की संख्या 9 हो गई थी। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखिएगा कि मेंडलीव जिस समय आवर्त सारणी बनाए थे उस समय उत्कृष्ट गैस की खोज नहीं हुई थी। चार धातुओं की तरह हाइड्रोजन, हेलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ अभिक्रिया करके समान सूत्र वाले यौगिक बनाता था, बिल्कुल सही है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों का भी कोई विशिष्ट स्थान नहीं था। तो जो सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां होगा। क्या कहिएगा गुरुजी, छोटी आंत में। मलाशय में क्या होगा, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहां पे मलाशय में क्या होगा, मलाशय, मतलब मल का आशय, यहां पे मल संग्रहित होता है, मल संग्रहित होता है। और साथ ही ध्यान में रखिएगा कि उत्सर्जित, उत्सर्जित क्या होगा, आप कहेंगे सर इसी के थ्रू होगा। अमाशय, तो आप सभी याद रखेंगे, अमाशय आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन तथा वसा दोनों लिख सकते हैं। प्रोटीन तथा वसा का आंशिक रूप से पाचन कह सकते हैं। संपूर्ण पाचन कहां होगा, छोटी आंत में। तो प्रोटीन तथा वसा का आंशिक पाचन आप कह सकते हैं। बड़ी आंत में
तो आप सभी याद रखिएगा, जो अपचा भोजन होता है वो स्टोर होता है, अपचा भोजन संग्रहित होता है, अपचा भोजन संग्रहित होता है। अच्छा चला याद रखना कि पूर्ण पाचन वाला जगह स्मॉल इंटेस्टाइन, और पूर्ण पाचक रस किसे बोला जाता है? पूर्ण पूर्ण पाचक रस किसे बोला जाता है? आप सभी याद रखेंगे अग्नाशयी रस को, यानी कि पेनक्रियाटिक जूस को, पेनक्रियाटिक जूस को पूर्ण पाचक रस बोला जाता है। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्न में से किस रासायनिक यौगिक को संगमरमर कहा जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है चला, CaOH होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको कहेंगे। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी CaHCO3 होगा। कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसको CaCO3, सर इसी को संगमरमर कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड है तो सर इसको हम लोग कली चूना कहते हैं, कली चूना या अनबुझा चूना भी कहते हैं, अनबुझा चूना, अनबुझा चूना। इंग्लिश में स्लैग्ड लाइम कहते हैं इसको, याद रखिएगा, और इसको क्विक लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर यौगिक X बनता है और X के पुनः क्रिस्टलीकरण के फलस्वरूप यौगिक Y बनता है। क्रमशः यौगिकों X और Y का चयन कीजिए। मेरे मित्र यहां पे पूछा जा रहा है कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर, तो चला ये मान लो NaHCO3 बेकिंग सोडा है, एकरा हम गर्म किए तो क्या सब मिलेगा? याद रखिएगा कि इसको गर्म करने से Na2CO3 CO2 प्लस H2O मिलेगा। तो जो कहा जा रहा है कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर यौगिक X बनता है, तो आप सभी ध्यान में रखिए कि जो यौगिक X बन रहा है वो आपका ये है। और फिर कहा जा रहा है कि X के पुनः क्रिस्टलीकरण के फलस्वरूप, तो मेरे मित्र Na2CO3 Na2CO3 में जब वाटर के आप 10 मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं तब आपको क्या मिलता है? सर Na2CO3 10H2O, और इसी को हम क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा। क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा। तो आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर यौगिक X Na2CO3 बनता है, और फिर कह रहा है कि X के पुनः क्रिस्टलन के फलस्वरूप जो यौगिक Y बनता है वो क्या है? आप सभी कहेंगे गुरुजी वॉशिंग सोडा। तो देख लीजिए ऑप्शन में सोडियम कार्बोनेट और धोवन सोडा कहां दिया हुआ है? इसमें है सोडियम बाइकार्बोनेट ना होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट भी ना होगा, सोडियम कार्बोनेट और धोवन सोडा। और याद रखिएगा कि बेकिंग सोडा, धोवन सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सभी के लिए, सॉरी प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं, जो बेकिंग सोडा आपका, फिर ये धोवन सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और कास्टिक सोडा, इन सभी के लिए कच्चा पदार्थ के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? NaCl का। यह हमेशा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 निम्न में से किसका उपयोग भोज्य पदार्थ में स्टार्च की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है? आप सभी कहेंगे गुरुजी आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है। फेनोलेप्थेलिन और लिटमस विलयन एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में कार्य करता है। अब आसान सा सवाल, मैंने आपको प्रीवियस सीट में बहुत बार बताया है, वाट्स डैश के कारण होते हैं? आप कहेंगे विषाणु के कारण होते हैं, इसको मस्सा बोलते हैं, और ये क्या है? एक प्रकार के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्न तत्वों में से अर्ध धातुओं के सही युग्म का चयन कीजिए। अर्ध धातु मतलब उपधातु आपको यहां पे चुनना है। अर्ध धातु का मतलब धातु का आधा मत समझ जाइएगा, यहां पे सेमी मेटल्स बोला जा रहा है, तो आप सभी समझेंगे कि उपधातु को हम लोग क्या कहते हैं? सर सेमी मेटल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी मेटल्स भी कहते हैं। क्योंकि सर ये क्या होता है? तो सर कम मात्रा में विद्युत का क्या करते हैं? चालन करते हैं। तो आप सबों को मालूम है कि अगर उपधातु की बात करेंगे तो हम लोग सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक ये सब तो कहेंगे ही कहेंगे। पहले ऑप्शन में सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो बहुत ही आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि फर्न पौधे में बीजाणु कहां पर स्थित होते हैं? अब ये फर्न पौधा है और बीजाणु पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है कि बीजाणुधानी नामक विशेष शाखाओं में। याद रखिएगा कि ये बीजाणुधानी कहां होगी? तो मैंने आपको पढ़ाया सर, एस्पोरेंजिया आपको एस्पाइरोगैरा में मिलता है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं।
दूसरा है कि पुष्प के केंद्रीय कक्ष में, मेरे मित्र आप सभी कहेंगे पुष्प के केंद्रीय कक्ष में पुष्प का जो ओव्यूल होता है वो मौजूद होता है। पुरानी पत्तियों के नोक पर, पुरानी पत्तियों के नोक में या जो पुराने जाइलम होते हैं उसमें पौधे का अपशिष्ट पदार्थ होता है। पत्तियों के निचली सतह पर, तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जब बीजाणु की बात की जा रही थी पत्ती के निचली सतह पर कैसे होगी? तो ऐसे में सवाल है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मेरे भाई पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखना कि जब भी हम पादप जगत की बात करेंगे ना, पादप जगत में हमें 5 प्रकार के पौधे देखने को मिलेंगे। पहला तो हमारा होगा थैलोफाइटा, पहला क्या होगा? थैलोफाइटा। दूसरा क्या होगा? ब्रायोफाइटा। और तीसरा क्या होगा? आप सभी ध्यान में रखना, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और चौथा क्या होगा सर? जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। और पांचवा क्या होगा चला? पांचवा होगा एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब चला जी ये याद रखिएगा कि यहां पे जो आपका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है ये क्या होते हैं? तो ये फेनेरोगेम्स होते हैं। ये क्या होते हैं? फेनेरोगेम्स होते हैं। मतलब क्या हुआ कि सर इसमें फूल होता है, जबकि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा क्या है? आप याद रखेंगे ये क्रिप्टोगेम्स है। क्या है? क्रिप्टोगेम्स है, क्रिप्टोगेम्स है। और मेरे मित्र इसमें क्या होते हैं? तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि सर अप्रत्यक्ष जनन होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष जनन। और इसमें बीज नहीं मिलता है। इसमें जब फूल ही नहीं हो रहा है तो बीज कहां होगा? जबकि इसमें क्या होता है सर? बीज होता है। हाँ ये अलग बात है कि एक में ढका हुआ बीज होता है और एक में सर नग्न बीज होता है। लेकिन मेरे मित्र ये जो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा ग्रुप के पौधे होते हैं इसके जो भ्रूण होते हैं वो नग्न होते हैं। और आप सबों को ये याद रखना होगा चिला, आप सबों को ये याद रखना होगा पादप किंगडम में नग्न भ्रूण को, नग्न भ्रूण को, नेक्ड एम्ब्रायो को, नेक्ड एम्ब्रायो को क्या कहते हैं? याद रखिएगा कि इसको हम लोग बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजाणु कहते हैं। अच्छा इसमें बीज नहीं होते हैं लेकिन क्या होते हैं सर? नग्न भ्रूण होते हैं। अब इसी नग्न भ्रूण को क्या बोला जा रहा है? बीजाणु बोला जा रहा है। याद रखिएगा कि जो टेरिडोफाइटा ग्रुप का प्लांट फर्न होता है इसकी जो संरचना आपको दिखेगी कुछ मेरे मित्र ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। इसकी लंबी लंबी ऐसे कुछ पत्ती होती है, इसकी लंबी लंबी ऐसे कुछ आपको पत्ती दिखेगी। ये तो हम दूर दूर पे बना रहे हैं सर, ये क्या होता है? पूरा सटा हुआ रहता है ऐसे। और ध्यान देंगे कि इसमें जो ये बीजाणु आपको देखने को मिलेंगे वो कहां मिलेंगे? तो मेरे भाई बीजाणु इसके पत्ती के निचली हिस्सा में इस तरह से नग्न भ्रूण आपको दिखाई पड़ेगी इस तरीके से। और ये किस ग्रुप का पौधा है? तो आप सभी याद रखिएगा जो फर्न है ये टेरिडोफाइटा ग्रुप का प्लांट है। किस ग्रुप का? टेरिडोफाइटा ग्रुप का प्लांट है, जिसमें जो सर नग्न भ्रूण होता है वो इसके पत्तियों के निचले हिस्से में पाया जाता है। तो सवाल है कि फर्न पौधे में बीजाणु कहां स्थित होते हैं? आप कहेंगे पत्तियों के निचली सतह में स्थित होते हैं। फर्न पौधा किस ग्रुप से बिलोंग करता है? आप सभी कहेंगे गुरुजी टेरिडोफाइटा ग्रुप से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? टेरिडोफाइटा ग्रुप से बिलोंग करता है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कि जब हम पानी से भरे स्विमिंग पूल के फर्श को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह इसकी है वास्तविक गहराई से अधिक गहरा, वास्तविक चौड़ाई से अधिक चौड़ा, वास्तविक चौड़ाई से कम चौड़ा, वास्तविक गहराई से कम गहरा। क्या कहोगे गुरुजी? स्विमिंग पूल पूरा एकदम प्लास्टर किया हुआ चमाचम रहता है, लाइट वाइट जलते रहता है, और जब हम जाकर के देखते हैं तो लगता है ऊपरे में है। मेरे मित्र जो आपको स्विमिंग पूल दूर से देखने पे कम गहरा नजर आता है वो किसकी वजह से? तो आप सभी कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। और जब आप नजदीक जाकर के ऐसे देखेंगे तब आपको गहराई का पता चलेगा। तो जो सवाल करा जा रहा है कि जब हम पानी से भरे स्विमिंग पूल के फर्श को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह इसकी वास्तविक गहराई से क्या है? कम गहरा है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। हलवाई की दुकान में रखा हुआ जो आपका मिठाई रसगुल्ला है, जब आप उसके काउंटर में देखते हो ग्लास में जब रस में डुबाया हुआ है तो आप क्या कहते हो कि गुरुजी एकदम बड़ा बड़ा दिखता है, जैसे निकालता है तो छोटा दिखता है। तो याद रखिएगा अगर सवाल पूछा जाए कि हलवाई के दुकान के काउंटर में रखा हुआ रसगुल्ला बड़ा दिखता है तो आप सभी क्या कहेंगे? प्रकाश के अपवर्तन के चलते। किसी भी सर द्रवयुक्त माध्यम में या कोई बाल्टी भरा हुआ उसमें कोई स्टिक ऐसे करके रख देते हो वो झुका हुआ नजर आता है सर अपवर्तन की वजह से। अभी छठ आ रहा है
सब जाओगे पोखरी में मस्ती करोगे चला। अब पोखरी के किनारे में अगर पैर रख करके बैठोगे तो देखोगे कि जो आपका पैर है नीचे वाला हिस्सा जो पानी में डूबा हुआ है वो आपको थोड़ा सा उठा हुआ दिखेगा और थोड़ा मोटा दिखेगा। किसके वजह से? अपवर्तन के वजह से। नेक्स्ट सवाल देख लेना, क्वेश्चन नंबर 20 कि बबूल, एकिया के वृक्ष जैसे विभिन्न प्रकार के वृक्षों द्वारा उत्पादित गोंद आप सभी कहेंगे गुरुजी अपशिष्ट पदार्थ है, इसमें कोई लाग लपेटा नहीं है। जिस तरह हमारे बॉडी से पसीना, मल, मूत्र वेस्टेज मटेरियल के रूप में बाहर निकलता है, प्लांट के बॉडी से भी क्या होते हैं सर? रेजिन, गोंद, टेनिन, लेटेक्स, ये सब के सब अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो कि पौधे के पुराने जाइलम में या पत्तियों में संग्रहित होते हैं या फिर जो रसधानी होती है उसमें संग्रहित होती है। अगला सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु को एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? ना बनेगा चिल्ला, क्या कहोगे गुरुजी? वस्तु को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, तो F इक्वल टू माइनस 18 सेंटीमीटर हो गया। 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है और हमसे आवर्धन पूछा जा रहा है। F दिया हुआ है, U दिया हुआ है और हम सबों को मालूम है कि अवतल दर्पण के लिए आवर्धन अगर हम बात करेंगे तो M इक्वल टू माइनस भी बटा यू। क्या चाहिए चला? हमको भी चाहिए, तो 1 बटा एफ इक्वल टू 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू हो जाएगा। और क्या कहोगे कि गुरुजी 1 बटा माइनस 18, 1 बटा माइनस 18 इक्वल टू 1 बटा भी माइनस 1 बटा माइनस 12 और ये हो जाएगा 1 बटा भी प्लस 1 बटा 12 और 1 बटा माइनस 18 माइनस 1 बटा 12 इक्वल टू 1 बटा भी हो जाएगा। 18 और 12 का एलसीएम लोगे तो कितना होगा चला? 2 नंबर 18, 2 छा के 12, 3 तिया 9 और 3 दूना 6, कितना हो गया चला? 3 दूना 6, 6 तिया 18, दूना 36, तो ये हो गया चला 36 माइनस 3, ओहो माइनस 3 और ये 12 तिया 36 हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस 3 इक्वल टू 1 बटा भी। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 6 बटा 36। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1 बटा भी। 6 एकम 6, 6 छा के 36। क्या कहोगे कि गुरुजी ये हो जाएगा हमारा v इक्वल टू माइनस 6 सेंटीमीटर, यही ना होगा? 6 एकम 6, हाँ ठीक है, v इक्वल टू माइनस 6 सेंटीमीटर। अब आवर्धन पूछा जा रहा है, चला आवर्धन m इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस भी बटा यू। तो m का वैल्यू कितना है? आप कहेंगे गुरुजी m जो है वो हमारा माइनस भी बटा यू है, तो यहाँ पे माइनस 6 सेंटीमीटर और आपका u कितना है? माइनस 12 सेंटीमीटर। ये और ये कैंसिल, 6 एकम 6, 6 दूना 12 और m इक्वल टू आपका क्या हो गया? 1 बटा 2 मतलब 0.5। 0.5 मेरे मित्र, 0.5 तो आपके ऑप्शन में है ही नहीं, कहीं गलती की है क्या? 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी ठीक है, अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, ये भी ठीक है। ठीक, 1 बटा एफ इक्वल टू 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू, 1 बटा माइनस 18 इक्वल टू 1 बटा भी। आहा चला, लेंस सूत्र हम लगा दिए थे, दर्पण सूत्र न लगाना है, गड़बड़ा गया यही ना। चलो चलो कोई बात नहीं, 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू ठीक है। अब 1 बटा माइनस 18 इक्वल टू 1 बटा भी प्लस क्या होगा? आप कहिएगा माइनस 12 सेंटीमीटर गुरुजी। 1 बटा माइनस 18, अब प्लस माइनस ध्यान से देखना चला कि माइनस होगा, अब फिर रहने आएगा तो प्लस से हो जाएगा। आप कहिएगा 1 बटा 12 इक्वल टू 1 बटा भी हो जाएगा। 18 और 12 का एलसीएम अभी निकाले हो सर, 18 दूना 36, 12 तिया आपको हो गया 36 इक्वल टू 1 बटा भी। अब देख लो, घटा देंगे तो 1 बटा 36 इक्वल टू 1 बटा भी आ जाएगा। ठीक, अब भी इक्वल टू क्या हो गया? 36। अच्छा, माइनस प्लस काहे नहीं आ रहा है गुरुजी? तो प्लस माइनस माइनस बड़ा वैल्यू क्या है हमारा? प्लस में, तो भी इक्वल टू हमारा 36 हो गया। तो m इक्वल टू चला माइनस भी बटा यू होता है फॉर्मूला, तो माइनस 36। याद रखना कि ये माइनस हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये माइनस यहाँ लिख रहे हैं। भी आपका 36 है, यू कितना है सर जी? माइनस 12। अब चला ये कट गया था, 12 तिया 36, 12 तिया 36। आवर्धन m इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस 3। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तभी सर हम लेंस फॉर्मूला लगा दिए थे, दर्पण फॉर्मूला में m 1 बटा एफ इक्वल टू 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू होगा। नेक्स्ट देखना, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस प्राणियों के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं होता है? पक्षी और मत्स्य, पक्षी और स्तनधारी, पक्षी और कुछ सरीसृप, मत्स्य और स्तनधारी। क्या कहेंगे कि गुरुजी जो मेमल्स हैं, हम लोग भी मेमल्स ही हैं,
तो हम लोग के बॉडी का एक निश्चित टेम्परेचर है सर 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये तापमान से प्रभावित नहीं होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ रही है तो हमें गर्मी लगेगी, लेकिन अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री से ऊपर जा रहा है तो मतलब बुखार की संभावना है। और मेरे मित्र अगर टेम्परेचर नीचे जा रहा है तो फिर हाइपरथर्मिया की समस्या है। तो जो सर स्तनधारी होते हैं और जो पक्षी होते हैं, इसके शरीर का ताप क्या होता है आप सभी याद रखिएगा कि सर नियत होता है और वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं करता है। दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कि राम ने 50 वाट और 220 वोल्ट रेटिंग वाला एक बल्ब खरीदा। इस बल्ब को 220 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किए जाने पर इसका प्रतिरोध क्या होगा। क्या कहोगे कि गुरुजी P इक्वल टू यहाँ पे सीधे देख रहे हैं हम कि V² बटा R फॉर्मूला लगाएंगे। बिल्कुल सही सोचा चला। पावर कितना है 50 वाट, रेटिंग 220 गुना 220, 220 गुना 220 बटा R आपको तो निकालना है। क्या कहिएगा कि गुरुजी 50R इक्वल टू 220 गुना 220 हो जाएगा। ओहो और R इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा 220 गुना 220 बटा 50। चला एक सॉल्व कर लेना 968 ओम आएगा। ठीक है, और सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आपके आज के इस सेशन में टोटल 23 सवाल थे, जो लगता है मेरे हिसाब से अब आपको परेशान नहीं करेगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।